फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की। अब फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, हम लोग ने ये देखना है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ये डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो आपका डेटाबेस डिज़ाइन हो चुका होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, डेटाबेस को एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या फाइल्स की फॉर्म में या इंडेक्सेस की फॉर्म में या डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है। इसमें अब आपने क्या देखना होता है, इसमें आपने देखना होता है कि जो आपका डाटा लॉजिकली आपका स्टोर्ड हुआ हुआ है, डाटा की टाइप, जहाँ पे आपने देखा होता है कि डाटा की टाइप क्या है, डाटा की डेफिनेशन क्या है, और डाटा की डेफिनेशन के बाद आपने देखना होता है कि डाटा जो लॉजिकली स्टोर हुआ है आपके डेटाबेस के अंदर, वो उसकी टाइप क्या है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिकली आपने देखना होता है लॉजिकल डिज़ाइन में। फिर आप उस डाटा को, जब आप फिजिकली बात की जाती है तो उस डाटा को आप क्या करते हैं, उस डाटा को आप स्टोर करते हैं फिजिकल फॉर्म में। और उस फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं, आप डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स या फाइल्स या इंडेक्सेस या अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है आपका डेटाबेस डिज़ाइन का, वो होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। वो क्या होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपने क्या देखना होता है, दैट डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप। अब आपने सबसे पहले तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट आपको फील हुई, आपको उसकी नीड हुई, आपने क्या किया, आपने डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए रिक्वेस्ट दे दी। अब उस डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद उसकी प्लानिंग स्टार्ट होने शुरू हो गई। उसमें देखा गया कि डेटाबेस अगर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए होंगी, कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी टाइम कंप्लीशन को देखा जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज इसको अंदर डील करेंगे। इसके बाद देखा जाएगा इसकी प्लानिंग प्रॉपर। उसके बाद बात आई थी इसके सेकंड स्टेप की, जिसमें देखना था, एनालिसिस करना था। अब उस एनालिसिस में क्या था, उस एनालिसिस में देखना था हमने कि जो डेटाबेस आप बनाने जा रहे हैं करंट सिस्टम का, वो करंट सिस्टम एक्चुअल में है क्या, उसकी डिटेल स्टडी हमने करनी थी। उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी, उसकी डिटेल स्टडी करनी थी। उस डिटेल स्टडी में देखना था कि जो सिस्टम है, जो करंट सिस्टम है, वो काम कैसे कर रहा है, और काम कैसे करने के साथ साथ वो देखना है कि अगर तो आपने नया डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारे फेजेस है एनालिसिस के अंदर। ठीक है, और एनालिसिस के बाद जो स्टेप आता है वो डेटाबेस को डिज़ाइन करने का आता है। उसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स है। सबसे पहले एक था हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन करना डाटाबेस को, और नेक्स्ट में था फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर देखा था कि डाटा के रिलेटेड जो चीज़ें थी कि डाटा किस टाइप का होगा, डाटा का फाइल टाइप क्या होगा, डाटा की डेफिनेशन क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद देखा था कि हम लोगों ने जब फिजिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि डाटा को जब आपने स्टोर करवाना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, फिजिकली सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की फॉर्म में या फाइल्स की फॉर्म में या इंडेक्सेस की फॉर्म में या दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। तो ये था बेसिकली आपके डिज़ाइन प्रोसेस। अब आगे पूरे सिस्टम की डिज़ाइनिंग तक सारा काम हो चुका है। अब आपके रिपोर्ट के बाद आते हैं सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सिस्टम आपने बनाया है, जिस भी सिस्टम को आपने डिज़ाइन किया है, जिस भी सिस्टम की आपने प्लानिंग की और एनालिसिस किया है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है। उस सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको अमल में लाना होता है। अब अमल में लाने का मतलब क्या है, उस सिस्टम को आपने डिज़ाइन किया, उसको डेवलप किया, और उसके बाद आपने इसको प्रपोज कर दिया, आपने इसको वर्किंग में लेके आए। द डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बिन डिज़ाइन एंड डिवेलप। जब वो डिज़ाइन हो चुका होता है, डेवलप कर दिया जाता है, उसके बाद डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है।
द डाटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र, और इसको यूज़र के लिए इंस्टॉल भी किया जाता है, यूज़र के लिए इसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी खास कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो कि सर्वर कहलाता है। इट मे ऑल्सो रिक्वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डाटाबेस इज़ टू बी एक्सेस एट मल्टीपल लोकेशंस, और अगर आप उस डाटाबेस को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मल्टीपल हार्डवेयर्स जो है किसी खास नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये थी बात आपकी इम्प्लीमेंटेशन की। अब डायग्रामेटिकली पूरी हम लोग एक साइकिल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डायग्रामेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले आपका फेज़ आता है प्लानिंग का। प्लानिंग के फेज़ में आप क्या करते हैं, आप डाटाबेस के बारे में डिटेल्स लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, टाइम लिमिट देखते हैं, और जो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होता है उसको देखते हैं। इसके अंदर उसके बाद आपके पास आता है सेकंड फेज़ एनालिसिस का। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस में आपने देखना होता है कि जो आपका डाटाबेस बनने जा रहा है, जो करंट सिस्टम का आप बनाने जा रहे हैं, वो करंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद उसको आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में आप सबसे पहले दो तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, एक होता है लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, होता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकली डाटाबेस किस तरह का स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा, डाटा किस तरह स्टोर हो रहा होगा, ये सारा कुछ लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में होता है। और फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में देखते हैं कि आपका जो डाटा है वो फाइल टाइप किस तरह की किस फॉर्म में आपको फिजिकली नज़र आ रही है, ठीक है। और लास्ट उसके बाद आपके पास स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन में आप जो भी आपने डाटा बेस बनाया है, जो भी सिस्टम प्रपोज किया है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं और उसको वर्किंग में लेके आते हैं यूज़र के लिए। और लास्ट पे आता है डाटाबेस रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। अब जो हमारे पास टॉपिक है वेरी नेक्स्ट, वो है डाटाबेस जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ लॉजिकल डाटाबेस मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने डिटेल स्टडी करनी है कि आप जो डाटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर जब आपने लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। तो द लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। इसमें आप डेफिनेशन ऑफ डाटा को पढ़ते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ डाटा होती है जो कि अपने डाटाबेस में स्टोर करनी होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। इसके अंदर देखना होता है कि रूल्स और इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी जो टाइप ऑफ डाटा आपने किस तरह का रखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और ऑल एंटिटीज द एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब्ड इन द लॉजिकल मॉडल। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस। इसके अंदर आप एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को भी मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉडल है इसको डिस्क्राइब करता है, और इसके अलावा ये बताता है कि इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है जो आपका डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ हो। उसके बाद इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। डायग्राम जो है आपके लॉजिकल डाटा जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसकी है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, देन मर्ज करते हैं रिलेशंस को, उसके बाद उसको करते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। तो अब हम लोग इस डायग्राम को डिटेल स्टडी कर लेते हैं। इस डायग्राम में एक्चुअल में बेसिकली है क्या। सबसे जो पहली आपके पास पहला स्टेप है वो है रिप्रेजेंट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना। ईच एंटिटी इन अ ER डायग्राम, जो आपके पास ER डायग्राम है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, उसके अंदर क्या होता है, ईच एंटिटी इन अ ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हर एंटिटी जो ER डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करते हैं वो एज अ रिलेशन होती है। रिलेशन का मतलब वो टेबल्स की फॉर्म में होती है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटिटी का नाम होता है वो वही नाम होता है रिलेशन का, ठीक है। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। जो भी एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई कर रहा होगा आपके एंटिटी टाइप को, जो भी आइडेंटिफायर होगा जो कि पूरी एंटिटी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव शो करवा रहा होगा, वो आपकी क्या बनती है, बिकम्स अ प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन। वो टेबल की क्या बन जाती है, प्राइमरी की।
द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। और जो प्राइमरी की आपने एक एंटिटी को अगर बना लिया तो जो उसके रिमेनिंग एंटिटीज रह जाएंगी, एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे, वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे रिलेशन के। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो अब अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है जिसके अंदर उसके कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स में उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना होता है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम भी हो सकता है, एड्रेस एंड बर्थ डेट। जब हम इसको एज अ रिलेशन शो करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में होगी, एम्प्लॉय आईडी। ये अब इसके ये पूरे एम्प्लॉय के टेबल को, एम्प्लॉय के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज आइडेंटिफायर है, इसलिए हमने इसको प्राइमरी की बना दिया और प्राइमरी की को हम लोग अंडरलाइन के साथ शो करते हैं। उसके बाद जब हमने रिलेशन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, एम्प्लॉय का रिलेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो एज अ प्राइमरी की है और उसका नेम, एड्रेस और बर्थ डेट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स क्योंकि ये प्राइमरी कीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। ईच रिलेशनशिप इन एन ER डायग्राम मस्ट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ रिलेशनल मॉडल। हर रिलेशनशिप जो है ER डायग्राम में मस्ट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल। जो भी ER डायग्राम में रिलेशनशिप है वो रिलेशनल मॉडल के अंदर, यानी कि टेबल की फॉर्म में जो मॉडल हम बना रहे हैं उसके अंदर भी शो होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का रिलेशन अंदर, इसके अंदर किस टाइप का रिलेशन है। In some cases, a relationship can be created between two relations in which one relation has a primary key and other relation has a foreign key. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो रिलेशन होता है वो जो रिलेशनशिप होता है वो दो रिलेशंस के अंदर होता है, दो टेबल्स के अंदर होता है। यहाँ पर आप टर्म से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जो यहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है रिलेशन, वो एक्चुअल में आपके टेबल्स हैं। रिलेशन टेबल्स को भी कहते हैं। तो आप ER डायग्राम पर आपने ER डायग्राम को पढ़ा, उसके बाद अब आप इसके कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल को देख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल में आप डाटा की बात करते हैं और डाटा जो होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में शो होता है। ठीक है, अब जो रिलेशंस हैं वो क्या होता है, वो आपके टेबल्स होते हैं। ठीक है, जो आप जब आप इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनशिप को, तो वो इस फॉर्म में किया जाता है कि जो रिलेशनशिप डेवलप की जाती है वो वन रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ किया जाता है। और वन रिलेशन की जो प्राइमरी की होती है वो एज अ फॉरेन की दूसरे रिलेशन के साथ लिंक्ड होती है। फॉरेन की यानी कि उसके अंदर वो ऐसे वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पहले वाले रिलेशन के प्राइमरी की के अंदर मौजूद होते हैं। इन अदर केसेस आर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन। कुछ केसेस में रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन्स द प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस एज फॉरेन कीज। कुछ रिलेशनशिप में क्या होता है, कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन द प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस एज अ फॉरेन कीज। कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हम बनाते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो रिलेशंस की प्राइमरी कीज होती हैं। ठीक है, दो रिलेशंस की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन की यूज हुई होती हैं, ऐसे भी रिलेशनशिप बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं जिसके अंदर जो दो रिलेशंस हैं उनकी प्राइमरी की तीसरे वाले रिलेशन के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होती है। बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम्स द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन। फिर जो दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाते हैं न्यू रिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशनशिप्स की कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके पास मर्ज द रिलेशंस। इसके अंदर तीसरी चीज़ आती है मर्ज द रिलेशंस। इसमें क्या होता है, इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस। कभी ऐसा होता है कि जब आप रिकॉर्ड्स को, अपने डाटा को रिलेशंस की फॉर्म में रख रहे हैं तो उसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है, रेपिटेशन आ जाती है। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो रिलेशंस है, टेबल्स है, वो सेम एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The redundant relations must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration. इसके
क्या होता है कि जो आपके रिडंडेंट रिलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम मर्ज कर देते हैं ताकि जो आपकी डाटा की रिडंडेंसी है वो कम हो सके, वो रिमूव हो सके, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 2, दो तरह के रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉय 1 के अंदर जो एम्प्लॉय आईडीज़ है वो एज ए प्राइमरी की है, ठीक है। एम्प्लॉय 1 के अंदर जो आईडी है वो एज ए प्राइमरी की है, बाकी सारे इसके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय 2 के अंदर जो आईडी है वो भी एम्प्लॉय आईडी है और बाकी सारे इसके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये देखिएगा एम्प्लॉय आईडी सेम चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय के टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एज अ प्राइमरी की है। अब दो टेबल्स है, एम्प्लॉय आईडी है, सेम आपके पास चीज़ें हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए दोनों टेबल्स को मर्ज कर देंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर शो हो रहा है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस और रेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी मर्ज अप हो जाएंगी और आपकी डाटा की रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। The above tables employee 1 and employee 2 describe the same entity employee. They can't be merged into one relation. The design of merging the above relations is as follows. जब हम उसको merge करेंगे तो किस तरह होगा कि जो employee ID, उसके बाद नाम का कॉलम, उसके बाद एड्रेस एट्रीब्यूट, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। अब आपके पास जो नया रिलेशन होगा उसके अंदर बोथ रिलेशंस जोन से हैं उसके अंदर रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो गए हैं। अब ये दोनों रिलेशन जोन से है वो वन रिलेशन की फॉर्म में शो हो गया और उसके अंदर रिपीटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन, वो होता है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है, द रिलेशंस क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी। जब आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो हमने ऊपर रिलेशंस देखे एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का, उसके बाद ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के रिलेशंस को आपने क्या किया, आपने इनको मर्ज अप कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर से अननेसेसरी रिपीटेशन को आपने ख़त्म किया और सम सर्टेन एनोमलीज और एरर्स में अराइज वाइल अपडेटिंग दीज रिलेशन। और जब आपने इसको अपडेट किया है तो कुछ एरर्स या एनोमलीज आपके रिलेशंस के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस दीज रिलेशंस टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम। तो फिर आप एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को, ताकि आप जब उसको मर्ज अप करें, ताकि जब आप उसको सॉल्व करें तो आपकी जो उनसे नॉर्मलीज होते हैं, एरर्स होते हैं, वो ख़त्म हो सकें। उसके बाद अब देखेंगे कि जब आपने इसको रिफाइंड फॉर्म में लाया, जब आपने रिलेशंस को रिफाइंड फॉर्म में विदाउट एरर, विदाउट रिडंडेंसी, विदाउट एनोमलीज लेके आए तो वो आपके पास नॉर्मलाइज फॉर्म के रिलेशंस होंगे जी। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल, जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी। डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट एंट्रीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद रिलेशंस को मर्ज कैसे करना है और उसके बाद नॉर्मलाइज कैसे करना है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।